गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को क्लास 10 का पिछले क्लास का बचा हुआ शेष ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड को हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग। क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पिछले क्लास में आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। इसी चैप्टर का आज पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और जैसे जैसे यह तीव्र होती गई, भूमंडलीकृत विश्व की बनने की प्रक्रिया उसी अनुपात में तीव्र हो गई और आदि काल से आधुनिक काल तक की अवधि में काफी फास्ट हुई है। और आज पूरा विश्व ऐसा लगता है कि सिमट गया है, छोटा हो गया है, इसलिए कि पूरे विश्व के हर कोने की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हम विभिन्न माध्यम से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो विश्व के सारे लोग किसी न किसी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और सबका ग्लोबलाइजेशन में योगदान रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे कारक हैं जिसके हम चर्चा करेंगे। ऐसे चैप्टर बड़ा है, 1-2 क्लास और इसमें हम टाइम देंगे। तो आज इसका दूसरा हिस्सा है। तो आज हम लोग भूमंडलीकृत विश्व के बनने में कुछ कारकों की चर्चा करें। उसी को आगे बढ़ाते आज का जो पहला शीर्षक है, तकनीक की भूमिका। विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित हुई और सबों ने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। जैसे रेलवे का आविष्कार हुआ, टेलीफोन, इंटरनेट, हवाई जहाज, कई ऐसी तकनीक आई, प्रौद्योगिकी आई जो पूरे विश्व को एकीकृत करने में सहायक रहा। तो तकनीक की भूमिका में एक उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो अमेरिका और यूरोप के बीच की व्यापार की चर्चा है। 1870
के दशक के पहले अमेरिका से बड़ी संख्या में यूरोप के बाजार में मांस की आपूर्ति हेतु जानवर जाया करते थे। उसमें कठिनाई होती थी कि जानवर को ले जाने के कारण बहुत सारे जानवर रास्ते में बीमार पड़ जाते थे, जगह भी ज़्यादा लेता था, तो यूरोप के बाजार में मांस महंगा था। लेकिन 1870 के दशक के बाद रेफ्रिजरेशन युक्त जहाज की खोज हुई, तो पहले जो जानवर अमेरिका से यूरोप के बाजार में जा रहे थे, अब ऐसा नहीं रहा। अब यूरोप के बाजार में मांस की आपूर्ति हुई है, अर्थात अमेरिका में ही जानवरों की कटाई करके मांस की सप्लाई रेफ्रिजरेशन युक्त जहाज के जरिए यूरोप के बाजार में जाएंगे, जिससे यूरोप के बाजार में मांस का दाम गिर गया और अधिकांश लोगों तक मांस की आपूर्ति होने लगी। इस तरह से भूमंडलीकृत विश्व के बनने में तकनीक की भूमिका रही है। इसके बाद है एक रिंडर पेस्ट बीमारी, जो कि 1890 के दशक में सामने आई थी। इसे मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। 1890 के दशक में आरिटेरिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों को भोजन के लिए ब्रिटिश आधिपत्य देशों, विशेषकर एशियाई देशों से बड़ी संख्या में जानवर की सप्लाई हो रही थी और वो जानवर अफ्रीका के पूर्वी तट पर जब लाया गया तो उसमें एक ऐसा वायरस था जिसे हम रिंडर पेस्ट बीमारी के नाम जानते हैं, और अफ्रीका के जानवरों में उसका संक्रमण हुआ। इसलिए कि अफ्रीका में जो जानवर थे उनमें इस प्रकार की प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी इस वायरस को रोक सके, और अफ्रीका के पूर्वी भाग में जानवरों में संक्रमण जो हुआ वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंचा, और इसके बाद पूरे यूरोप ने पूरे अफ्रीका को अपने चपेट ले लिया और अंत तक केप ऑफ गुड होप तक दक्षिण अफ्रीका तक चला गया। इस बीमारी के चलते अफ्रीका के 90% जानवर मर गए और 10% जानवर जो बचा उसको भी यूरोपीय आधिपत्य वाले जो देश थे अपने कब्जे में लेकर उसको उन लोगों से वंचित कर दिया। रोजी रोटी का यह एक जरिया था, लेकिन यह भी जरिया उनके हाथ से निकल गया।
कहा जाता है कि अफ्रीका के लोग दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए यूरोप के जब लोग वहाँ पर गए तो उनके यहाँ काम करने को तैयार नहीं थे। ये लोग बागानी खेती शुरू किए, खनन प्रक्रिया शुरू हुई, निर्माण कार्य शुरू हुए, जिनको मजबूर किया गया कि एक काम पर आए। तो जानवर जब हाथ से निकल गए, इसके बाद एक और कानून जो बना, उत्तराधिकार का कानून। इस कानून के तहत ऐसा प्रावधान था कि पैतृक संपत्ति पर अधिकार उसके कोई एक बच्चा का होगा। तो एक बच्चा का होगा तो बाकी उस पैतृक संपत्ति से वंचित हो गए। इस तरह से पूरे अफ्रीका के जो मूलवासी जो थे यूरोपीय शक्तियों का अधीन हो गए और एक तरह से उस पर कब्जा। तो रिंडरपेस्ट बीमारी, इसमें कोई शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि बीमारी के चलते अफ्रीकी लोग तबाह हो गए और यूरोपीय कंपनियों के अधीन काम करने को मजबूर हुए। तो ये भी भूमंडलीकृत विश्व के बनने में सहायक रहा। इसके बाद 19वीं शताब्दी में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चली, शहरीकरण हो रही थी, कई तरह की आवश्यकताएं बढ़ रही थी, तो उन्हें कुछ संसाधन की आवश्यकता थी। यूरोपीय शक्ति कमजोर देशों को अपने कब्जे में लेने लगे। उसमें कई देश शामिल थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटिश, कई देश थे। और उसमें एशियाई और अफ्रीकी देश ज़्यादातर उन लोगों का अधीन हुआ, इसलिए कि ये दो कॉन्टिनेंट जो ऐसे हैं, यहाँ विकास बहुत कम हुआ था, कमज़ोर थे, लेकिन प्राकृतिक संसाधन बहुत थे। इन्हीं प्राकृतिक संसाधन के दोहन हेतु यूरोपीय शक्ति अपने कब्जे में इन देशों को लेने लगी। बड़ी संख्या में एशिया और अफ्रीकी देश उन लोग का अधीन हुए। परिणाम हुआ कि अफ्रीका और एशियाई देश के जो छोटे मोटे जो उद्यमी थे, उनकी स्थिति खराब होने लगी थी, इसलिए कि कच्चे माल यूरोप के बाजार में जा रहे थे और तैयार माल एशियाई बाजार में आ रहे थे, जो यहाँ के लोग कंपटीशन नहीं दे सके और धीरे धीरे ये लोग उसके अधीन हो गए। तो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चली, यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों को अपने कब्जे में करने लगे, तब ये लोग आपस में उलझ गए और ये लोग एक जगह बैठकर बर्लिन में समझौता किया और वहीं पर अफ्रीका को मानचित्र पर ही बांट दिया।
यह प्रक्रिया अफ्रीका में नहीं बल्कि एशियाई देशों में भी चली। तो यह जो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जो चली, इसके तहत भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया बढ़ी। एक देश का दूसरे देश के साथ संपर्क बढ़ा, कई तरह के व्यवस्था का आदान प्रदान हुआ, खान पान वेशभूषा बहुत तरह के जो हैं इस सबों का आदान प्रदान हुआ और ये सब देश एक दूसरे के नजदीक आए। इसी क्रम में अगला जो शीर्षक है वह है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। जब यूरोपीय कंपनी कुछ ऐसे द्वीप को अपने कब्जे में लिया जहां पर मजदूरों की कमी थी, लेकिन ये लोग वहां पर प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना चाहते थे, बागानी खेती करना चाहते थे, खनन करना चाहते थे, कुछ निर्माण कार्य करना चाहते थे, लेकिन मजदूरों की कमी महसूस हो रही थी। तब ये लोग औपनिवेशिक देश के गरीब लोगों को उन जनशून्य द्वीपों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हुए। तो भारत से बड़ी संख्या में अनुबंधित श्रमिक विभिन्न द्वीपों में गए। तो वो एकाएक नहीं गए, बल्कि यहाँ के जो गरीब मजदूर थे उनको बहुत कर्ज हो गया था, गरीबी से जूझ रहे थे और ये तलाश में थे कि कोई ऐसा अवसर आए जिससे कि इस समस्या का हल हो। और उसी वक्त ये लोग इन लोगों के पास आए। ये लोग कुछ इन लोगों के साथ एग्रीमेंट किया करते थे, अनुबंध होता था, कई शर्तें होती थी, लेकिन ये शर्तें एक तरफा होती थी। इन लोगों को कई तरह के प्रलोभन दिए जाते थे, कई तरह के झूठे वादे किए जाते थे कि वहाँ यह है वह है बहुत कुछ, और ये लोग उन लोगों के झांसा में आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर ये लोग नहीं मानते थे तब जोर जबरदस्ती भी होती थी। इन लोगों को मनाने के लिए कुछ एजेंट बाहर थे जो इन लोगों को ये सब जानकारी देते थे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि अपहरण भी की गई है। तो अनुबंध में यह था कि कोई भी मजदूर अगर किसी द्वीप पर जाएगा तो 5 वर्ष वह लौट नहीं सकता, और यही करार पे लोग गए थे। लेकिन जो इन लोगों के साथ जो वादा किया गया था वहाँ पर जाने पर ऐसा नहीं पाया गया। तब ये लोग कुछ इधर उधर भाग के जंगल में पेड़ों पर चढ़ गए। पकड़े जाने पर उनको कड़ी सजा दी गई। अंत में मजबूर हो गए, कोई विकल्प नहीं मिला। ये लोग को जो काम दी गई ये लोग करने लगे। तो अनुबंधित श्रमिक किन किन देशों में किन किन द्वीपों पर गए
उसमें अधिकांश कैरेबियाई द्वीप है। इसमें त्रिनिदाद, गुयाना, जमाइका, इसके अलावा फिजी, मॉरिशस, मलाया, सिलोन और भारत में असम के चाय बागान में लोगों को लगाया गया। तो कौन लोग थे जो इन द्वीपों पर गए? तो गरीब राज्य, गरीब प्रदेश, उसमें विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के सूखे प्रदेश, जहाँ पर बहुत गरीबी थी और गरीबी से तंग होकर ये लोग एग्रीमेंट किए थे। लेकिन जहाँ पर ये लोग गए वहाँ की कार्य स्थितियाँ वादे के प्रतिकूल थी, बड़ा कठोर थी, विषम परिस्थिति थी। लेकिन ये लोग लाचार थे। 5 साल की अवधि पूरा होने के बाद एग्रीमेंट के अनुसार ये लोग स्वदेश लौट सकते थे। कुछ लोग स्वदेश लौटे, लेकिन जब यहाँ आए तो वहाँ की परिस्थिति और यहाँ के परिस्थिति को तुलना की, पता चला कि अब यहाँ से बेहतर है। इसलिए कुछ लोग तो लौट कर आए से रहे, लेकिन अधिकांश लौट कर पुनः वही चले गए। तो कहने का अर्थ है कि 5 वर्ष के बाद स्थिति में सुधार हो गया, इसीलिए गए। वर्तमान में ये सब देश जो हैं लगभग स्वतंत्र हो चुके हैं और इन्हीं लोगों की वहाँ पर सत्ता है। तो विभिन्न प्रदेशों से जब ये लोग गए तो शुरुआती समय इनको कुछ दिक्कत हो रही थी कि अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज, धर्म थे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग आपस में मिल गए और एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। इसमें ओसे पर्व मनाया जाता था, इसमें सब लोग शामिल होते थे और आज ये लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं। इन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हर चीज है। तो अनुबंधित श्रमिक जब विभिन्न देशों में गए तो उन देशों के साथ संबंध बढ़ा और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में अनुबंधित श्रमिकों का अंशदान रहा है। आज आप लोगों को इतना ही, अगले 2 क्लास और इसमें होंगे और तब जाकर ये चैप्टर जो चल रहा है पूरा होंगे। थैंक यू।